देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 15 साल में ममता बनर्जी को आपने पहले कभी इतना नर्वस नहीं देखा होगा जितना इस बार वो दिख रही है। ममता बनर्जी के लिए बंगाल जीतना, उनकी पॉलिटिक्स के लिए, उनकी इमेज के लिए, विपक्ष की ताकत के लिए कितना जरूरी है, ये बीते 2 दिनों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ममता बनर्जी बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे उनके पांव तले जमीन खिसकने जा रही है। केवल एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो को टीएमसी ने ऐसे घुमाया कि जैसे कि पूरी काउंटिंग रिग्ड हो गई हो। आज पूरी चर्चा हम इस बात पर ही करने जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी विचलित हो रही हैं, क्या ममता बनर्जी को हार दिख रही है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है, क्या दीदी की विदाई तय हो गई है और इसलिए ममता बनर्जी के अंदर ये बेचैनी, ये घबराहट दिखाई दे रही है कि वो 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर खुद पहरेदारी कर रही हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप शास्त्री हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हैं, हमारे साथ प्रसून आचार्य जी और सूर्यकोमल दत्ता जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ बयानात ऐसे हैं जो वाकई में ये संदेह पैदा करते हैं कि क्या ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल वो हारने जा रही हैं। 65 घंटे के बाद बंगाल में काउंटिंग है, लेकिन उससे पहले स्ट्रांग रूम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है, स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी खुद कल रात भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची और 4 घंटे तक वहीं पर बैठी रही। सोचिए जरा, अभी भी वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये डर है, उनकी ये बेचैनी है, ये उनकी घबराहट है, ये क्या है जो 4 घंटे तक वो स्ट्रांग रूम के बाहर चेयर पर बैठी रही। कोलकाता के जिस स्ट्रांग रूम के बाहर कल हंगामा हुआ था, कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था, वहां आज भी टेंशन बनी हुई है। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष आज सुबह से नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर में डटे हुए हैं। ममता बनर्जी से जिंदगी और मौत की लड़ाई बता रही हैं। दे दो, शिवराम को दे दो। इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, ये तस्वीर जहां पर आप चेयर पर देख रहे हैं, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। एडवोकेट जो दास हैं वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट है। और बाद में इसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी कि भाई गड़बड़ी करने की कोशिश तो हुई लेकिन करने नहीं दी क्योंकि हमारे एजेंट वहीं पर डटे रहे। ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? ये दत्ता साहब, ये राइटिंग ऑन द वॉल क्या है? ये जिंदगी और मौत की लड़ाई कैसे हो गई है? मीनाक्षी जी, जय मां काली, जय श्री राम। राइटिंग ऑन द वॉल यही है, बैटल ऑफ बंगाल वाटरलू। वाटरलू इसलिए क्योंकि इस टीएमसी को कहीं ना कहीं पे अब लगने लगा है कि शायद ये चुनाव हार चुके हैं। ममता दीदी को मैंने पहले बार इतना पैरानॉइड होते हुए मैंने नहीं देखा है। जिस तरह का चेहरा उनका है और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा टेंस है। मैं तो चाहूँगा कि ममता दीदी 100 साल तक जिए और उनका सेहत बहुत अच्छा रहे। व्यक्तिगत मैं ममता दीदी को बहुत रिस्पेक्ट करता था और आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तमाम चीज़ें जिस तरह का हुआ है पिछले 15 साल में, उसी के चलते आज इस तरह का दुर्दशा वहाँ पे है और ऐसा चीज़ें हैं। कल जो कुछ हुआ है स्ट्रांग रूम के सामने और एक वीडियो जो लगातार सामने आ रही है, अगर टीएमसी को लगता है कि ये सही में गड़बड़ी हुआ है
then they should go to the Honorable Supreme Court or to the Calcutta High Court. जैसे कल आपके कल्याण बनर्जी जी कलकत्ता हाई कोर्ट पे गए थे आरोप लगाते हुए कि सेंट्रल डिपार्टमेंट के लोग ही क्यों होंगे काउंटिंग के केंद्र पे, स्टेट के जितने सारे ऑफिशियल्स हैं वो क्यों नहीं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया और सुनने से ही इनकार कर दिया उस पिटीशन को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो को लेके भी अगर कलकत्ता हाई कोर्ट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे वही होगा कि बिना किसी तरह का सुनवाई किए अपने आप खारिज हो जाएगा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं पे मॉर्फेड वीडियो लगता है या तो फिर ये वीडियो के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ सर, वीडियो सही हो चाहे गलत हो, अगर सही है तो ममता बनर्जी की चिंता जायज है, लेकिन अगर वीडियो गलत है तो फिर ये जो सब कुछ हमें दिख रहा है ये ड्रामा है। लेकिन शास्त्री जी, क्या आपने ममता बनर्जी को इतना परेशान, इतना विचलित, जिंदगी और मौत की लड़ाई कहना, राइटिंग ऑन द वॉल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गड़बड़ी हो रही है, गुजराती आ गए हैं, बाहरी लोग आ गए हैं, ये लोकल नहीं है, इस तरीके की बात करते हुए काउंटिंग से पहले आपने देखा है क्या? शायद नहीं दिखा है, लेकिन कहना चाहता हूं यहाँ इधर, ये आरोप प्रति आरोप का एक जो सर्कल होते जा रहा है इस चुनाव में, इससे ज्यादा कभी देखा नहीं है। ये बेचैनी जो आपने कहा, घबराहट जो आपने कहा, और दृष्टिकोण से देखें तो एक धारणा की लड़ाई एक तरह से है, दोनों तरफ जिस तरह की धारणाएं हम देख रहे हैं। शास्त्री जी, मुझे माफी के साथ एक बात कहनी पड़ रही है, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, इसे जरा पीसीआर ठीक कराएं, कैसे ठीक करते हैं आप? तब तक अनंत जी, काउंटिंग प्रभावित हो रही है, बाहर से लोगों को बुला लिया गया है, ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये बंगाली गुजराती नहीं है, ये गुजरात से आकर लोग खड़े हो गए हैं, जय बांग्ला के नारे, मैं अभी बोलूंगी तो 10,000 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं पहले दिन से, जब से बंगाल चुनाव सामने आया तब से मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं। पता नहीं क्यों, मतलब बौखलाना शब्द थोड़ा हार्श हो जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, उनके हाव भाव में, उनके क्रियाकलापों में, चाहे वो वोटिंग का दिन हो या चुनाव के जब कैंपेन चल रहा था उस समय की बात हो। तब भी देखिए, ममता बनर्जी के बयानों को अगर आप एनालाइज करें और 2021 के चुनाव से उसको जोड़कर देखें तो ममता बनर्जी कभी भी अपने आप को इस तरह से इस पिच पर महसूस नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं तो मीनाक्षी जी कुछ ऐसा हुआ है जिसका एहसास, जिसका अनुमान ममता बनर्जी को है। जाहिर सी बात है, उस अनुमान के प्रकटीकरण में ही इस तरह की बातें सामने आती है कि मैं 2 रात से सोई नहीं हूं, मैं पता नहीं क्या कर रही हूं, मैं एक आवाज पर इतने लोग आ जाएंगे, मैं रात भर जगी रहूंगी, या चुनाव जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन बूथ बूथ पर जाना, पता नहीं कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो संदेह दे ही रहा है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को ये बातें जब हम लोग साथ बैठेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ममता बनर्जी इस बुरी तरह से क्यों, मतलब घबराना या जो भी कहें कि स्ट्रांग रूम में जाना बार बार, मतलब क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है? क्योंकि हमने हर चुनाव दर चुनाव देखा है कि जो चुनाव हारता है वही ईवीएम को दोष दे देता है, वही चुनाव आयोग पर ये कर देता है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम देखें तो बंगाल के इतिहास में, खासतौर से 1972 में जब सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उस समय से जिस प्रकार की हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसलिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी भय के चुनाव वोटिंग हुई है, और वोटिंग परसेंटेज इस बात का सबूत भी दे रहा है, चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों ने बिना भय, बिना पक्षपात के वोट दिया, और यही तो हमारा संविधान चाहता है। नहीं, तो ये जो ममता बनर्जी कह रही है जिंदगी और मौत की लड़ाई, मैं तो इस जिंदगी और मौत की लड़ाई को ही समझना चाह रही हूँ। अगर मान लीजिए वो हार भी गई तो विपक्ष में ही तो बैठने जा रही हैं, और विपक्ष में जो बैठता है वो सत्ता में भी आ सकता है।
लेकिन क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि बीजेपी अगर एक बार सत्ता में आ गई तो टीएमसी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी, टीएमसी में टूट फूट हो जाएगी और ममता बनर्जी के लिए अगले 10 साल तक फिर वापस सत्ता में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा? इसलिए उन्हें ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लग रही है। क्योंकि एक बयान मैं आपको और सुनाती हूं, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है और बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेरफेर कर रहे हैं। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया है। बीजेपी के इशारे पर बाहरी लोग काम कर रहे हैं और काउंटिंग प्रभावित करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए हैं। टीएमसी एजेंट्स को स्ट्रांग रूम में परेशान किया जा रहा है। आप सुने उनका बयान। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है। जो फेसबुक में लाइव कर रहा था मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं प्रसून जी, मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर वाकई में ये जिंदगी और मौत का सवाल है तो फिर कोर्ट में चैलेंज कर दें और इसी वीडियो को लेकर वो चैलेंज करते हैं। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया वो तो ये साफ कह रही हैं, जो डीईओ है वो ये कह रही हैं कि भाई वो हमारे ही सरकारी अधिकारी ही थे, चुनाव आयोग के एआरओ ही अंदर मौजूद थे और बकायदा मेल किया गया, टीएमसी को भी बीजेपी को भी मेल किया गया। उनके एजेंट्स वहां पर मौजूद थे नहीं थे ये उनका लुकआउट है, उन्हें तो काम करना है, वो अपना काम कर रहे थे। ये फियर फैक्टर क्या कहता है? देखिए, पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जैसे आपका चैनल के मेरे को बुलाया है, लेकिन आपका चैनल का पोजीशन भी हम जानते हैं। जो ममता को हराना और बीजेपी को जिताना, ऐसा प्रो बीजेपी लाइन आपका चैनल का है। लेकिन सीधे बात है ममता बनर्जी इस चुनाव में इस बात से मुझे आपत्ति है। ममता को हराना है, बीजेपी को जिताना है, ऐसे हमारी लाइन नहीं है। से जिस तरीके से बोल रहा है हम सुन रहे हैं, ऐसे वो जो प्रजापति है वो खुद बोल रहा है हम बाहर से आ चुके हैं, गुजरात से आ चुके हैं, वो कोई रिलेटिव के घर आया है। अगर हम जाएगा घूमने दिल्ली और सड़क के उतार के जो काउंटिंग स्टेशन में पहुंच जाएगा और बैलेट बॉक्स के लेके वो विरोध जताएगा तो आप क्या करिएगा? अरे मैंने फिर आपसे क्या सवाल पूछा, ये विरोध क्यों है? यहाँ से आया थे। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है सर? कोई आईसीयू में तो नहीं है, जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों है पश्चिम बंगाल में? यही है जब ना इसका कारण है, देखिए ऐसा 27 लाख ओरिजिनल जो लोग ट्राइब्यूनल में जा चुका है, 35 लाख आवेदन किया है। जब देश का गृहमंत्री आते हुए कहते हैं जो इस सबको हम डिपोर्ट करेगा बांग्लादेश में और भगा देगा, डिलीट करेगा नाम, तो जिंदगी का मत नहीं है। इस बार इतना आदमी को जैसे एसआईआर प्रक्रिया में अगर 35 लाख जेन्युइन नाम काट दिया, जिसको ट्राइब्यूनल में जो लोग क्लियर हुआ है 1700 जो लोग जा चुके थे उसमें 98% को नाम क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब है जो लोग अभी ट्राइब्यूनल पे आवेदन किया है जैसा 35 लाख उसमें 98% जेन्युइन ही है, तो एक तो उसको वोट नहीं दे रहा है। मतलब आचार्य जी आपका कहना यह है कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और ये ममता बनर्जी को दिख रहा है? चुनाव तो बिल्कुल हार ही नहीं रहा है। अच्छा, हम ये तो ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए एग्जिट पोल कुछ बता रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ममता बनर्जी दावा हुआ है वो कुछ सीट हार सकती है। मैं तभी तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि जहां से आपने बात शुरू की मैं वहीं पर लेकर आती हूँ। ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है, ये आपका कहना है? ममता बनर्जी टीएमसी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, तो फिर ये नाराजगी जिंदगी मौत की लड़ाई कैसे है? फिर ये डर ये शंका क्यों है? बांग्लादेशी धप्पा लगा के आप दूसरे देश में भगाने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे अगर बंगाली है, बंगाली स्पीकिंग है, उसमें करीबन 18 लाख हिंदू है और 20-22 लाख मुसलमान है, आप बोलिएगा तो सिर्फ ममता बनर्जी का जिंदगी का मौत का सवाल नहीं हुआ है, वो बंगाली का जिंदगी और मौत का सवाल है। आप आपका छीन लीजिएगा उसका सिटीजनशिप, तो बंगाली जो है उसका जिंदगी का मौत का सवाल नहीं है। शास्त्री जी, बंगाल की चुनावी लड़ाई जिंदगी और मौत का सवाल वहां के नागरिकों के लिए है या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए है? देखिए, ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं
ये बयानों में एक प्रतीकवाद मुझे लगता है, ये सिंबॉलिज्म ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको हमें रियलिस्टिकली वर्ड टू वर्ड हमें लेना नहीं चाहिए। जो कहा जा रहा है, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, ये दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, और ये एक चुनावी माहौल में ऐसे बयान आएंगे। ये जीतना और हारना, लिविंग और डेड का प्रश्न है। ये हर एक चुनाव में हर जगह पे हम सुनते आ रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई विशेष बात नजर नहीं आती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक धारणा की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अगले 3 दिन में हमें पता चलेगा, पर इन 3 दिनों में ये फाइट बिटवीन टू कंडीशंस, वो मुझे लगता है और भी तेज हो सकता है, और उसे हमें इंग्लिश में जो हम कहते हैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। पिंच ऑफ सॉल्ट, अनंत जी, वाकई में केवल पिंच ऑफ सॉल्ट है? जो शास्त्री जी कह रहे हैं कि इसे आप जैसे बयान है केवल उससे वैसे ही लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, या जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर है, ये बंगालियों की अस्मिता की लड़ाई है, ये बंगालियों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है? क्या उन बंगालियों के लिए भी जिंदगी और मौत की लड़ाई है जो बंगाली पिछले चुनाव में 30% से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, या उन बंगालियों की अस्मिता का प्रश्न है जो सिर्फ टीएमसी को वोट करते हैं? देखिए, बंगाली अस्मिता की बात करना अलग बात है और चुनाव से उसको जोड़ना बिल्कुल ही अलग बात है। मुझे लगता है जब हम बंगालियों की बात करते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, तो सिर्फ टीएमसी के बंगालियों की बात करना उचित नहीं होगा। तो इसलिए बंगाली अस्मिता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी बंगाली अस्मिता की चिंता होती है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जिंदगी और मौत का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये समझने का प्रयास करता हूं। और जब आपकी चर्चा सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि दरअसल बंगाल में क्या है, लंबे लंबे ड्यूरेशन के शासनकाल हुए हैं। बंगाल ने अभी तक मोटे तौर पर स्वाधीनता के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी 3 का ही शासन देखा है। क्या पता बंगाल की जनता चौथे को मौका देना चाह रही हो, और 15 वर्षों से कोई मुख्यमंत्री हो और उसको ये एहसास हो जाए कि अब उसकी सत्ता जा रही है, तो ये तो जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ ही प्रश्न होता है। मीनाक्षी जी, इतनी सत्ता आपके पास है, इतनी धमक आपकी, और अचानक से ये लगने लगता है कि मुझे याद है जब ममता बनर्जी 2011 में सबसे पहले हारी थी तो हेडलाइंस क्या बनी थी, लाल किले को ढहा, ममता बनर्जी ने लाल किले को ढहा। तो लाल किला जिसको अभेद्य दुर्ग माना जाता था, उसको जब ममता जी ने जुड़ा, तो याद करिए ममता जी ने जब ढाया था तो इसी तरह के बयान लेफ्ट के लोग भी देते रहते थे, और क्लब और टोला कल्चर जो लेफ्ट की मतलब ताकत हुआ करते थे, वो ममता बनर्जी की ताकत हो गए। क्या पता, मुझे जानकारी नहीं है, क्या बीजेपी ने टोला कल्चर में कोई सेंध लगा ली है, क्या क्लब के लोग बीजेपी के साथ हो गए, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। इसलिए ममता बनर्जी के लिए मीनाक्षी जी सचमुच जिंदगी और मौत का प्रश्न तो है। मौत न भी कहा जाए, लेकिन ममता जी जिस अवस्था में हैं, अगर जैसा आपने कहा कि 10 वर्षों तक अगर फिर शासन भारतीय जनता पार्टी का आ गया, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सक्रिय राजनीति की पारी ढलान पर चली जाएगी। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि फिर से बीजेपी सरकार की पुनरावृत्ति हुई, बिहार में हमने देखा बीजेपी सरकार, एनडीए शासित सरकार की पुनरावृत्ति हुई, हमने उड़ीसा में देखा वहां पर भी एक मजबूत किला ढह गया, वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो मैं इसी जी असम में और अभी जो एग्जिट पोल अगर देखें तो असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा रिपीट करने जा रहे हैं। मैंने इसी को आधार मानते हुए ये सवाल पूछा था कि क्या ये चिंता है दत्ता साहब, के ये चिंता है जो ममता बनर्जी को सता रही है? बहुत सारा चिंता है मीनाक्षी, जल्दी से पॉइंटर के हिसाब से ही समझा देता हूँ। मुझे याद है एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने इस बार के चुनाव के दौरान कहा कि अगर टीएमसी रही तो फिर मुलाकात होगी, यदि टीएमसी थाके आबाद देखा होवे। वहाँ से ही दर्शाता है कि ममता दीदी ने जनता के पल्स को समझ लिया और पहचान लिया। दूसरी बात, एक और रैली पे बोले चीफ सेक्रेटरी के बारे में, पुलिस कमिश्नर के बारे में, आईजी के बारे में, बंगाल पुलिस के बारे में, एरा आज के अमार कथा शोने ना, आज मेरे फ़ोन नहीं पिक करते हैं, जवाब नहीं देते हैं,
कोई बात नहीं सुनते। हिंदी में बता दूं सर? हाँ, मेरी पुलिस अब मेरी नहीं रही। हाँ, मेरी पुलिस अब मेरी नहीं रही, कोई भी मेरे बातें नहीं सुनते हैं, ये लोग मेरे जवाब नहीं देते, फोन पिक नहीं करते हैं। इससे सीधा सीधा समझ में आ गया कि बंगाल पुलिस ने हवा का रुख भाप लिया था और इसलिए इतने बड़े लेवल पे कल्टी मारे हैं। जब किसी प्रदेश के पुलिस प्रशासन जब उल्टे वे में चलते हैं और सिटिंग सीएम के बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हवा की रुख किस तरफ है। कल जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जब शाम के समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने बाकायदा तथ्यों के आधार पे सबूत दिखा के सब चीजें दिखाए कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सारे एजेंट जो हैं उन सबको मेल भेजा गया था ये पोस्टल बैलेट को लेके, और उसके बाद फोन किया गया और उसके बाद भी एक और रिमाइंडर मेल भेजा गया। कल जब ममता दीदी जब वहां पे आई आपके स्ट्रांग रूम के सामने, सारे चैनलों ने कवर किया कि एक बड़ा सा टीएमसी का वैन 100 मीटर के अंदर आ गया था, जिसको वहां पे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने रोका और मजबूरन वहां के पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर उस वैन को भगाया गया। सवाल तो यहां पे ये उठेगा ना कि ममता दीदी जब स्ट्रांग रूम पे जब विजिट करने गई थी, ये टीएमसी का बड़ा वैन जहां पे टीएमसी का चिन्ह लगा हुआ है, वो बड़ा वाला वैन क्या करने आया था 100 मीटर के अंदर, जब वहां पे सेक्शन 144 लगा हुआ है और बिल्कुल वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। और चुनाव आयोग ने सख्ती से कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई बास या फिर वैन या फिर कोई गाड़ी जिस पे पार्टी का सिंबल हो वो नहीं आ लेकिन सकता फिर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो वहां पर पहुंचे सर। नहीं, कार्यकर्ता जय बांग्ला हुआ, तो फिर जय बांग्ला हुआ, वहां पे भारत माता की जय भी हुआ, जय श्री राम भी हुआ, जय मां काली भी हुआ। ममता दीदी भी जब वहां गई थी तो ममता दीदी के साथ तो पूरे टीएमसी का पूरा एंटोराज किया था ना। सीएम होने के नाते आपको अपने कार्यकर्ताओं को लेके नहीं जाना चाहिए था, आपने वहां पे जानबूझ के प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद काउंटर रिएक्शन हुआ। आपका एक्शन बहुत जायज है, रिएक्शन अगर हो तो वो नाजायज है, ऐसे तो नहीं चलता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो भी दर्शकों के सामने आना जरूरी है। टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का जो वीडियो सीसीटीवी पर शेयर किया, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है और सील बंद है। नियम के तहत केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की जा रही थी। पार्टियों को सूचना दी गई थी लेकिन कोई नहीं आया। स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज सभी दलों को भी उपलब्ध कराई गई। स्ट्रांग रूम का कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि वीडियो में गलत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलने का नैरेटिव पेश किया गया। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में, वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। सीसीटीवी पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्म किया गया था पार्टी? जी बिल्कुल, हमने जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी, और आरओज को भी हमने कहा था कि अपने कैंडिडेट और उनको एजेंट, इलेक्शन एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने भी चिट्ठी की हुई है। अच्छा, ममता बनर्जी इस बार नर्वस क्यों दिख रही हैं? उसके पीछे जो कारण है उन पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जिस स्ट्रांग रूम की बात हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग रूम होता क्या है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल स्ट्रांग रूम एक सेफ कमरा होता है और स्ट्रांग रूम वो होता है जहां पर ईवीएम को रखा जाता है। वीवीपैट मशीनें भी इसी रूम के अंदर रखी जाती हैं और पोस्टल बैलेट रखे जाते हैं। और ऐसे ही नहीं कि केवल एक कमरा लग गया, उसके ऊपर बाहर ताला लगा दिया, सील लगा दिया और बस यही उसकी सुरक्षा है। बाकायदा 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर बनाई जाती है। आउटर लेयर में बंगाल पुलिस का पहरा है, मिडिल लेयर में सशस्त्र बल और इंटरनल लेयर में सीएपीएफ के जवान भी कड़ी निगरानी रखते हैं। और सीसीटीवी के जरिए लगातार 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी रखी जाती है। डबल लॉक सिस्टम होता है, पहले ताला और फिर सीलिंग भी। आने जाने वालों की भी पूरी वीडियोग्राफी होती है। उसके बावजूद ये आरोप लग रहा है शास्त्री जी की कंट्रोल रूम में गोंडोगोल हो रहा है। तो ये तो आप पहले समझाएं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अब तो जो मतदाताओं को जनादेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा। लेकिन फिर इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करना कि चुनाव हो जाने के बाद भी कुछ बीजेपी कर सकती है,
सेंट्रल एजेंसीज के दम पर कुछ बड़ा खेल हो सकता है। ये क्या दर्शाता है? ये एक ही बात मुझे मेरी समझ में सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि बंगाल में इस बार एक हाइपर पोलराइजेशन आप देखते हैं, और ये कंपटीशन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस चुनाव में आप स्पष्ट देख रहे हैं। इस कंपटीशन में इश्यूज के अलावा आरोप और प्रत्यारोप का एक चक्कर आप हर रोज देख रहे हैं। और जैसे मीनाक्षी जी मैंने कहा, आज जो आपने सुना है, कल जो आपने सुना था, कल भी यही सुनेंगे आप। ये 4 तारीख तक ये आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता जाएगा। लोगों का फैसला हो चुका है, लेकिन ये एक एनवायरमेंट पोलराइजेशन का 4 बजे सुबह जब तक ये बैलेट ये ईवीएम खोलेगा तब तक ये चलता जाएगा, क्योंकि सर आप इतने वरिष्ठ हैं, आप ये बताएं, पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहां के लोगों की और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं। ममता बनर्जी यदि ये चुनाव हार जाती हैं, अभी तो 4 मई का दिन दूर है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ये चुनाव हार जाती है तो ममता बनर्जी की राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स क्या होने जा रही है? देखिए, जो भी वेस्ट बंगाल का चुनाव हारता है उस पार्टी के लिए एक बैक टू द वॉल रहेगा जरूर। उस पार्टी को वापस अपना प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। टीएमसी के लिए 15 साल सत्ता के बाद अगर उनको हार इस बार फेस करना पड़ेगा, तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक नया माहौल क्रिएट हो जाता है, आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उसी तरह अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला तो टीएमसी का और एक टर्म रहेगा, और बीजेपी का जो एफर्ट था कि वेस्ट बंगाल में अपना एक गवर्नमेंट की एक एस्टैब्लिशमेंट हो, उस पे थोड़ा उनका प्लान उतना अचीव नहीं हो सकेगा। सो जैसे आपने कहा, ये हार जीत का मामला, एक तरफ हार एक तरफ जीत हर एक चुनाव में होता है। मैं तो ये सर कह रही हूँ, मैं तो बीजेपी अगर हार जाती है तो उसे भी एनालाइज कर रही हूँ। अनंत जी, अगर बीजेपी हार जाती है तो अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद स्टेट मशीनरी का पूरा इन्वॉल्वमेंट, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि फियर फैक्टर को खत्म कर दिया, अगर एफआईआर जैसे शुद्धिकरण के बाद अगर ये परिस्थिति पैदा करने के बाद जहां पर वहां पे हिंदू मतों को ध्रुवीकृत करके बाहर लेकर आ गए, जो बीजेपी का नैरेटिव है, अगर इतना कुछ करने के बाद भी यदि बीजेपी हार जाती है, तब तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई टीएमसी ने जो आज तक किया वो वहां की जनता को पसंद है और उनका ये मैंडेट है। लेकिन अगर इसके ठीक उलट टीएमसी यदि हार जाती है अनंत जी, तो फिर क्या होने जा रहा है? फिर ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स कहां स्टैंड करती है? सर अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी अगर हार जाती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा होगा, और विपक्ष के जो एक इकोसिस्टम कांग्रेस और लेफ्ट के और टीएमसी के का जो एक इकोसिस्टम है, कांग्रेस और लेफ्ट तो एक ही है, मैं मानता हूं आजकल, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट के ही रास्ते पे चल पड़ी है। तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव करने का प्रयास किया जाएगा, विपक्ष को थोड़ी संजीवनी मिल जाएगी। लेकिन अगर बंगाल में वो होता है जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जो इंडिपेंडेंट जैसे संदीप शास्त्री जी जैसे लोग बोल रहे हैं, शास्त्री जी बहुत पुराने इलेक्शन के एनालिस्ट हैं और बहुत लंबे समय से इनका अनुभव इलेक्शन को लेकर है। अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के सामने अपने अस्तित्व को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मैं अस्तित्व इसलिए कहता हूं मीनाक्षी जी, क्योंकि ये एक राज्य की पार्टी है, और वही राज्य अगर इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर से उनको रीइस्टैब्लिश करने में बहुत समय लगेगा। और ममता जी जैसी करिश्मेटिक लीडर जो अपने मतलब अब उनकी जुझारूपन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन 5 वर्ष तक सस्टेन करना बहुत मायने रखता है। और हमने देखा है कि जो आमतौर पर जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो सत्ता से बाहर चली जाती हैं,
तो उनको बहुत परेशानी होती है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी होती है वो किसी तरह से तो अपना झेल लेती है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज होती है, जैसे आप बिहार में आरजेडी की स्थिति देखिए, आरजेडी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में लोकसभा में अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत हासिल नहीं करते तो उनके सामने भी ये संकट होता, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, इसलिए उनके पास ये संकट नहीं है। लोग कह सकते हैं अखिलेश नहीं जूझ रहे हैं अस्तित्व के संकट से, तो उनके साथ एक लोकसभा की संजीवनी उनको मिली बीच में। इसी प्रकार से ममता बनर्जी को कम से कम 29 तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर वो हारती हैं तो, और अगर जीत जाती हैं तब तो कुछ बात ही नहीं है, तब तो फिर जो नैरेटिव है वो चलता रहेगा। लेकिन आशंका इस बात की प्रबल है इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से ममता जी घबराई हुई हैं, आपके डिस्कशन के समय मुझे शब्द मिल गया ये, क्योंकि उनके बहुत कट्टर समर्थकों से मेरी कलकत्ता में बात हुई है, वो ममता जी के बदले स्वभाव को लेकर वो लोग भी चिंतित हैं कि ममता जी ऐसा बिहेव कर क्यों रही हैं। आमतौर पर ममता जी कॉन्फिडेंस से लबालब होती थी और देखते थे उनकी भाषा, उनके शब्दों का चयन, ये सब ऐसा होता था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अगर आप देखिए तो जितने भी टीवी शोज में वो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धमकी भरे अंदाज में बात हो रही है। लेकिन इस बार चुनाव के बाद परिणाम चाहे जो हो, हिंसा की संभावना बेहद कम है, क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है कि इलेक्शन के परिणाम आने के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में तैनात रहेंगे। ये तो बात हो गई व्यवस्था की, लेकिन जो राजनीतिक नुकसान होगा उसकी भरपाई निकट भविष्य में तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर होगी, क्योंकि ऐसी जो रीजनल पार्टीज होती हैं मीनाक्षी जी, वो एक नेता के इर्द गिर्द चलती हैं। कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए आप। इसमें कोई दो राय नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष के जितने भी लीडर्स की हम बात करते हैं, और आचार्य जी आप खुश हो जाएं कि हम भी जब भी ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात करते हैं तो विपक्ष के जितने लीडर्स हैं सबको यही सलाह देते हैं कि ममता बनर्जी जैसा अंदाज सीखना चाहिए, उनके जैसा रिसिलियंस सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर लड़ने के लिए कोई तैयार है नेता तो वो ममता बनर्जी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई, और अब स्ट्रांग रूम में 4 घंटे कौन बैठता है? किसी नेता को मैंने इस तरीके से एक्टिव मोड में नहीं देखा जितनी ममता बनर्जी दिख रही हैं। लेकिन वही जो अभी बात अनंत जी कह रहे थे कि उनके अपने कट्टर समर्थक भी ये कह रहे हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज में नर्वसनेस दिख रही है। बात एकदम सही है, ममता बनर्जी नर्वस है। ऐसा नर्वसनेस उसका 2016 का चुनाव में भी हुआ था। आप लोग का शायद जानकारी है कि नहीं, 5 दिन उसको ना टीवी पे, ना कोई जगह, ना कोई बयानबाजी में है। नर्वसनेस 2 कारण से है। नंबर 1, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में। ममता बनर्जी का डोल पॉलिटिक्स छोड़ के दूसरा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तीसरा, हिंदू वोट इस प्रकार से भाजपा प्रचार किया था, हिंदू वोट, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। और चौथा कारण है, भवानीपुर में जैसा SIR प्रक्रिया में 2 लाख करीबन 30,000 वोटर था, वो घट के 1,60,000 मतलब 64,000 वोट कट गया है। और मिक्स्ड एरिया है, वहां पंजाबी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, बिहारी है, बंगाली है और नॉन बंगाली मुस्लिम भी है। तो भवानीपुर का जो इलाका है उसका जो डेमोग्राफी है उसमें ममता बनर्जी अपना केंद्र में थोड़ा प्रेशर में है, ये बात भी सही है। और बंगाल में निश्चित रूप से इस बार ममता बनर्जी का सीट पहले दफा से घटेगा। कितना हद तक घटेगा, 20 घटेगा कि 30 घटेगा कि 35 घटेगा, इसका अनुमान आज का दिन में लगाना दिक्कत है, लेकिन घटेगा जरूर, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है। और बंगाली भद्रलोक जिसको कहते हैं, जो अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, शहरी इलाका में है, उसमें विप्रो बीजेपी एक फैक्टर इस बार कम कर रही है। पहले लास्ट 1-2 चुनाव में ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के, और जिस ढंग से अमित शाह वेस्टिन होटल में आके 15 दिन रुके, इतना मंत्री आया, पूरा भारत सरकारी लग रहा है, चुनाव लड़ रहा है ममता बनर्जी का खिलाफ, तो पूरा मिलके, और उसका जो अपना जो ऑफिसर लोग था, एकदम चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से लेके डिस्ट्रिक्ट का जो SP DM है, सबको हटा दिया। आउट ऑफ 495 जो ऑफिसर लोग को हटा दिया गया।
थाना प्रभारी को हटाया, उसका जो अपना एक नेटवर्क था वो भी थोड़ा गड़बड़ा गया। तो पूरा मिला के ममता बनर्जी इज अंडर प्रेशर। लेकिन ग्राउंड में जी जो दिखाई दे रहा है, इसका बाद बीजेपी का, हम देखिए मेरा बीजेपी के इंसाइडर के साथ भी बात होता है, जो लोग चुनाव कर रहा है लीडर, और मैं सर आप ही के ममता दिए गए advisor के जवाब साथ में भी- से एक शब्द निकालती हूँ। आपने कहा कि ममता बनर्जी का अपना नेटवर्क हिलाकर रख दिया। इट मींस कि पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से ममता बनर्जी आज तक चुनाव लड़ रही थी, अपने एक नेटवर्क के सपोर्ट के साथ चुनाव लड़ रही थी, अब वो अगर बिल्कुल ध्वस्त हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल ना, नेटवर्क इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया, ये बात सही है। नेटवर्क वो अपना गड़बड़ा जो गया। नेटवर्क जिस ढंग से चलाते थे, इस बार गड़बड़ा गया। जी दत्ता जी, नेटवर्क गड़बड़ाया है, उस वजह से भी ये नर्वसनेस है। गड़बड़ाए नहीं गया है, केवल वो हिल गया है नेटवर्क, और एकदम बह गया है, हवार मतन भेजे गए, यानी कि एकदम उड़ गया है नेटवर्क, जिसके चलते इतना ज़्यादा चिंतित है। आप याद कीजिएगा, कुछ दिन पहले टीएमसी के सांसद महुआ मैत्र जी ने गुजरात के लोगों को लेके आज़ादी के जो वो है, मतलब कि संघर्ष रहा है, कितने गुजराती कि सुभाष चंद्र बोस की बात की, रविंद्रनाथ ठाकुर की बात की, सबकी बात की, लेकिन भूल गई गुजरात का। गुजरात का एक गुजरात से किसने किया? जीरो Yes, कंट्रीब्यूशन है, yes, कोई yes, रहा ही नहीं है आज़ादी के दौरान। क्या महुआ मैत्र जी नहीं जानती हैं कि भवानीपुर में लगभग 20-25 हजार के आसपास गुजराती रहते हैं? किस वजह से ये बयान दिया गया? ये सोचने वाली बात है। ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सोचने वाली बात है। Ignorance. मुझे लगता है कि अंदर खाने से सेंध मारी के लिए वजह से ये किया गया है। 20,000 25,000 एक कम्युनिटी के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो अभी के पहले के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो कहा है कि मिक्स्ड एरिया है, वहां पे बंगालीज है, नॉन बंगालीज है, और चुनाव के दौरान ऐसी भाषा बोलना, ऐसी बात करना, इट इज नॉट ऑफ द कफ रिमार्क। ये बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट आप अगर उठा के देखेंगे, महुआ मैत्र जी को सारेआम पब्लिक रैली पे ममता दीदी ने फटकार लगाया था और बोला था कि तुम्हारा मुख बंद रखो और अपनी जुबान पे लगाम रखो। तो कहीं ना कहीं पे ये केवल महुआ मैत्र जी की बात नहीं है। आप इनका उठा के देख लीजिएगा, कल्याण बनर्जी का, या फिर जो बोलपुर के जो स्टालवर्ट है, पहले कहते हैं कि 230 और उसके बाद कहते हैं कि बोलपुर और ये सारे इलाका जो है, मेदिनीपुर और ये सारे इलाका हैं, वहां पे 20, 25, 30 से ज्यादा टीएमसी को सीटें नहीं मिलेगी। इस तरह की चीजें तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि कल जो ममता दीदी स्ट्रांग रूम के सामने आके इतना सारा चीजें जो की है, उनको लग रहा है कि क्या भवानीपुर दूसरा नंदीग्राम ना बन जाए, इसलिए, और इसीलिए इतना ज्यादा फैटिक उनके चेहरे पे है और इतना पैरानॉइसी है। कैरिस्मेटिक लीडर नो डाउट है, और मैं आज के डेट में भी कहता हूं कि विपक्ष में सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। राहुल गांधी आसपास टिकता भी नहीं है ममता दीदी के सर, सामने। वहां तो तुलना ही नहीं होनी चाहिए। पर फैटिक जिस तरह का है, नर्वसनेस जिस तरह का है, उनके तमाम जिस तरह के बयान हैं, वो बयान से ही समझ में आता है। एक और रैली पे उन्होंने कहा है कि जोड़ा फोल के वोट दो, बोल के फिर बोला है कि मतलब कमल पे दबा दो, और फिर बोले कि मुझे माफ कर दो, स्लिप ऑफ टंग। उसके बाद फिर बोलती है कि टीएमसी के वोट दो, बीजेपी के वोट दो, एक ही रैली में, एक ही भाषण पे, और फिर दोबारा माफी मांगना। फटीग फैक्टर सर, फैटिक फैक्टर इज रिफ्लेक्टिव ऑन आवर फेस, नर्वसनेस, पैरानॉइसी, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिव ऑन आवर फेस। और ममता दीदी जानती है कि इसके बावजूद देखिए, आचार्य जी कह रहे हैं कि फटीग फैक्टर हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी है, हिंदू वोटों का कुछ कंसोलिडेशन भी हुआ है, भद्रलोक का डिवाइड भी हुआ है, सीटें पहले से टीएमसी की कम भी होंगी, लेकिन फिर भी टीएमसी की सरकार आ रही है। प्रसून जी, ठीक आप यही कह रहे हैं ना? मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि घटकर कितनी आ रही है, क्योंकि कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर घट के बस मेजॉरिटी मार्क तक भी अगर ममता बनर्जी पहुंचती है, तो बीजेपी के पास इतनी अच्छी मशीनरी है कि फिर जो तोड़फोड़ शुरू होगी वो फिर पोस्ट रिजल्ट शुरू होगी। देखिए, इसका चर्चा एक झालमुड़ी दुकान से लेके कोई आईएएस वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है भद्रलोक कर रहा है, गरीब आदमी भी कर रहा है। अगर बीजेपी
220 तक चला जाएगा तो सरकार बनेगा। हमारा जो जानकारी है वॉर रूम पे जब अमित शाह बैठे थे तमाम लीडरों के साथ, और जहां सुनील बलसन था, जहां भूपेंद्र यादव थे, और जहां आपका शुभेंदु नहीं था, बाकी जो सुकांत मजूमदार वगैरह वगैरह था, तो अमित शाह कहा मेरे को 116 सीट लेके दो तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन वो चर्चा बाहर में फैल गया और हर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 116 17 या 120 होगा तो सरकार बना लेगा। लेकिन मेरा सवाल यही है, तो कैसे बनाएगा? चुनाव का पहले तो नहीं बन पाएगा, चुनाव का 6 महीने बाद कैसे तोड़फोड़ होगा? तो हम लोग तो जानकारी है, जैसे राघव चड्ढा बोला आम आदमी पार्टी टूट गया, किसका घर ईडी सीबीआई और चला गया। यहाँ चुनाव जब चल रहा था तब भी मंत्री का घर ईडी सीबीआई चला गया। अब आईपैक का जिसको सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन जहां आपने इशारा किया उसमें बस एक क्विक कमेंट आनंद जी आपका, बहुत ही क्विक कमेंट, छोटा सा कमेंट, कि अगर मेजॉरिटी मार्क्स से बीजेपी अगर 10 कदम भी दूर रह गई तो उसे पता है कि इसे 100 कदम की छलांग कैसे लगानी है। मीनाक्षी जी, ये सब तय हो चुका होगा बीजेपी में। मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत इन लंबी रणनीति पर काम करती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ममता बनर्जी को आधी सीटें भी आती हैं, 147 भी मान लेते हैं, तो तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का साथ चाहिए होता, अन्यथा उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये राघव चड्ढा वाला मामला यहाँ फिट बैठता नहीं है बंगाल में, क्योंकि तीसरा दल तो कोई है नहीं जिसके पास सीटें आएंगी जी। मुझे लगता कि लेफ्ट को 2-3 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 2-3 सीटें आएंगी, AIADMK वो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, हाँ, वो लड़ी 11 सीटों पे रही है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट होगा मुझे मालूम नहीं है। तो ये खुदरा या जिसको रेजकी कहते हैं ना, उससे सीटें मिलेंगी नहीं, और ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि जो भी आर पार होगा वो 4 मई को हो जाएगा। जिसको भी सरकार बननी होगी वो 10 से 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा। और ये बात तो चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड दोनों के बयान में है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता जनादेश देती है वो एक तरफा देती है, क्लियर देती है, बीच में लटका हुआ जनादेश वो नहीं देती है। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अनंत जी, दत्ता जी, आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।